Hello my dear students, this is Dr. Vijay Kumar and welcome to my channel Eco Study. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, जिसमें हम एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस लेयर होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस गैसियस लेयर को जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, ये गैसियस लेयर, इस गैसियस लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, ये जो गैसियस लेयर होता है ये अर्थ के सरफेस से लेकर के 1000 किलोमीटर की हाइट तक, एल्टीट्यूड तक फैला होता है। ओके, पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर ऊपर तक गैसेस की पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है या गैसेस पाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो अपर मोस्ट बाउंड्री होती है वो कहाँ तक होती है? 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पाई जाती है। क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेस पाए जाते हैं, तो गैसेस के किस स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं? हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने जा रहे हैं ना। तो इस गैसियस लेयर में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे ये एल्टीट्यूड, ऊंचाई पृथ्वी की सतह से, ये जो पृथ्वी का सतह है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग टेम्परेचर का पैटर्न मिलने लगता है। कुछ ऊंचाई तक क्या होता है? पहले टेम्परेचर घटता है, फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता जाता है। ओके, तो इसके बेसिस पे हमारे एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर दिया गया। वो लेयर कौन कौन से है? देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर को हम आयनोस्फियर भी कहते हैं। थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर भी कहते हैं। इसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स पाए जाते हैं, या हमारे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट 5 लेयर्स की हम बात करेंगे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। इन डिफरेंट लेयर्स में एल्टीट्यूड के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, इन डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग गैसेस भी पाए जाते हैं। ओके, और अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग गैसेस के पाए जाने की वजह से इन सब अलग अलग लेयर्स में अलग अलग एटमॉस्फेरिक फिनोमेना भी होती हैं। जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, स्मॉग का फॉर्मेशन होना, फॉग का फॉर्मेशन होना, ऑरोरा का फॉर्मेशन होना, ये सब जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है ये भी अलग अलग लेयर्स में पाई जाती हैं। ओके, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता जाता है। ओके, और टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भी अलग अलग लेयर में पाई जाती हैं। टेम्परेचर और गैसेस की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाने की वजह से इसमें अलग अलग एटमॉस्फेरिक फिनोमेना भी होती रहती हैं। ओके, तो हमें इन सभी लेयर्स में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में, इन्हीं कुछ पॉइंट को ध्यान में रख करके डिस्कस करना है। ओके, जैसे इसका एल्टीट्यूड क्या है ट्रोपोस्फियर का, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर का पैटर्न क्या है, ट्रोपोस्फियर में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फियर में कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होती हैं। ओके, लाइकवाइज इसी तरह हर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ट्रोपोस्फियर से। अब बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे पहले लेयर ट्रोपोस्फियर की। क्लियर? जो ट्रोपोस्फियर होता है, इस वर्ड का सबसे पहले यूज टेसिरस डी बोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। ओके, इस ट्रोपोस्फियर को हम हिंदी में विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्रोपोस एंड स्फीयर। ट्रोपोस मीन्स क्या होता है? टर्नओवर या मिक्सिंग। ओके, एयर यहां से यहां उठे, फिर ये जो उठ के एयर यहां पे आई है वही फिर नीचे आ जाए। ओके,
ट्रोपोस मीन्स क्या होता है, मिक्सिंग या टर्न ओवर, और स्फीयर मतलब रीजन। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा रीजन जहां पे टर्न ओवर होता है या जहां पे मिक्सिंग होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, किसका मिक्सिंग होता है, एयर का। किसका मिक्सिंग होता है, एयर का। ओके, एक ऐसा रीजन जहां पे एयर का मिक्सिंग होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ओके, इसीलिए इसको हम हिंदी में विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसमें एयर में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता रहता है। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज, एयर का मिक्सिंग या टर्नओवर कैसे होता है, एयर का मिक्सिंग या टर्नओवर कैसे होता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के सरफेस पे जो अलग अलग रीजन्स हैं वो एक समान नहीं है। ओके, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे लैंड सरफेस है, कहीं पे ओशन है, रिवर है, पॉन्ड है, कहीं पे एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो कहीं पे रॉक चट्टाने हैं, कहीं पे बंजर भूमि है, तो कहीं पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ओके, हमारे पृथ्वी पे जो भी सरफेसेस हैं वो एक जैसे नहीं है। ओके, मान लीजिए कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड है, कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड है, ओके, कहीं पे रॉक एरिया है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे ओशन है, वाटर बॉडीज है। तो जब सन की लाइट पड़ती है तो इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। ओके, इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर हम ऐसे लैंड और वाटर बॉडी की रिस्पेक्ट में देखें, ओशन और लैंड सरफेस की रिस्पेक्ट में देखें, तो जो लैंड सरफेस है वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये जल्दी गर्म हो जाता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन जो वाटर बॉडीज है, जो महासागर है, ओशन है, वो क्या करते हैं, वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उन वाटर बॉडी के सरफेस का जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उनको हीट की जरूरत अधिक पड़ती है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो अधिक होती है। ओके, इसलिए वाटर ये क्या करते हैं, वाटर बॉडी क्या करते हैं, ये देर से गर्म होते हैं, ये देर से गर्म होते हैं। मीन्स जो लैंड सरफेस है ये जल्दी गर्म हो जाता है। जो सरफेस जल्दी गर्म होगा वहां की एयर भी जल्दी गर्म होगी। और हम जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उड़ती है, जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उड़ती है। ओके, और हम ये भी जानते हैं एक रिलेशन कि जब एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ता है तो प्रेशर बहुत तेजी के साथ घटता है। जब ये वार्म एयर गर्म हवा ऊपर उठती है, जब गर्म हवा ऊपर उड़ती है तो क्या होता है, ये लोअर प्रेशर वाले रीजन से गुजरती है। मान लीजिए यहाँ कोई एयर थी, ये गर्म होकर ऊपर उठी। ओके, तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ कम हो रहा है। तो प्रेशर कम हो जाने की वजह से यहाँ पे जब एयर उठ के आएगी तो इसके ऊपर जो दबाव है वो कम लगेगा। इस तरह ये एयर और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। तो ये एयर यहाँ पे आने के बाद, इस ऊंचाई पे आने के बाद और ज्यादा एक्सपेंड करेगी, ये और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। ओके, अब एक्सपेंशन के साथ साथ ये और ऊंचाई पे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे और ऊंचाई पे बढ़ती जाएगी प्रेशर और कम होता जाएगा, तो ये और एक्सपेंड होगी। यहाँ पे आने के बाद ये एयर और एक्सपेंड होगी, इसमें एक्सपेंशन और ज्यादा होता जाएगा। फिर ऊंचाई पे और बढ़ गई, इसके बाद एयर और ज्यादा एक्सपेंड होगी। ओके, इसमें एक्सपेंशन कंटिन्यूड रहेगा। ओके, तो इस तरह जब एयर ऊपर उड़ती जाती है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव राइज। क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव राइज। एयर का कन्वेक्टिवली राइज हो रहा, एयर कन्वेक्टिवली ऊपर उठ रही है। ओके, ये एयर तब तक ऊपर उठती जाएगी जब तक कि ये एयर पूरी तरह से सैचुरेट न हो जाए, पूरी तरह से संतृप्त न हो जाए। संतृप्त होने का मतलब कि उसमें वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा हो जाए। ओके, और एक निश्चित ऊंचाई पे आने के बाद
ये एयर क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल है, मान लीजिए यहाँ पे लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल है, लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल, ये ऐसा लेवल होता है या वो ऊंचाई होती है जहां पे जाने के बाद जो एयर होती है वो कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, वह हवा संघनित हो जाती है और संघनित होकर क्या करती है, बादल बनाती है। ओके, संघनित होने के बाद क्या होता है, बादल बनता है। और जब बादल बन जाता है, जब टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाता है, तो उसमें जो भी वाटर वेपर है, जो भी जलवाष्प है या जो भी नमी है, वो क्या होगी, बारिश के बूंदों में के रूप में नीचे गिर जाती है, जिसे हम बारिश कहते हैं या जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं या बारिश कहते हैं। और जब बारिश हो जाती है तो उस एयर में से जितने भी वाटर वेपर है वो बारिश के बूंदों के रूप में नीचे गिर जाएंगे। तब उस हवा में क्या बचेगा, तब वो हवा एकदम से ड्राई हो जाती है। कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब हवा शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तब क्या होता है, जब हवा ड्राई हो जाती है तो उस एयर का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है, वो एयर हेवी हो जाती है। ओके, ड्राई एयर हेवी क्यों हो जाती है, इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले लेक्चर में हम ये सब पूरी तरह से बहुत अच्छे से डिटेल से इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, ड्राई एयर हैवी क्यों होता है और जो मॉइस्ट एयर लाइट क्यों होता है, हल्का क्यों होता है, ये सारी बातें हम इसकी जस्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जब एयर ड्राई हो जाती है तो क्या होता है, ये हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। इसलिए ये एयर जो यहाँ से उठ रही थी, ओके, उठने के बाद संघनन होने के बाद जब बारिश गिर जाने के बाद ये जब ड्राई हो गई तो यही एयर क्या होती है, नीचे आने लगती है, यही एयर नीचे आने लगती है। तो इस तरह से एयर ऊपर उठी और यहां से एयर हेवी होने के बाद नीचे आ गई। तो ये हुआ एयर का मिक्सिंग, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को टर्न ओवर या मिक्सिंग लेयर कहते हैं। ओके, एयर का मिक्सिंग होना, लैंड सरफेस जल्दी गर्म हो जाता है, एयर भी वहां की गर्म हो जाती है, ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है तो लो प्रेशर से गुजरती है, लो प्रेशर से गुजरने के बाद क्या होती है, वहां पे एयर और ज्यादा एक्सपेंड होती है। एक्सपेंशन होने के साथ साथ ये और ऊंचाई पे बढ़ती जाती है, तो ऊंचाई पे आने के बाद यहाँ प्रेशर और ज्यादा कम हो जाता है, यहाँ से फिर वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। और जब इस तरह ये कंटिन्यूसली एक्सपेंशन इसमें होता रहता है और ये कन्वेक्टिवली राइज के थ्रू ये ऊपर बढ़ती रहती है, तब तक बढ़ती रहती है जब तक ये लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल के पास न पहुंच जाए। लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल एक ऐसी ऊंचाई होती है जहां पे जाने के बाद एयर क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, संघनित होने लगती है, बादल बनने लगता है। और जब बादल बन जाता है तो वाटर वेपर क्या होते हैं, कंडेंस हो गया और वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं, बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं। और जब उस एयर में से वाटर वेपर पूरा जल की बूंदों के रूप में नीचे गिर जाता है तो वो एयर एकदम से ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है। और हम जानते हैं ड्राई एयर हैवी होती है, इसलिए ये एयर फिर से नीचे आने लगती है। ओके, तो इस तरह एयर का ऊपर उठना फिर नीचे आना ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है। इसीलिए इसको हम ट्रोपोस्फेयर को टर्न ओवर या मिक्सिंग लेयर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, ये अक्सर एग्जाम में मेंस में पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर को टर्न ओवर या मिक्सिंग लेयर क्यों कहते हैं। क्लियर, ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है ये सबसे पहला लेयर होता है। इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे पहला लेयर होता है। ओके, सबसे पहला लेयर होता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दिस इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट लेयर होता है। क्लियर, इस ट्रोपोस्फेयर को हम फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर को एक और नाम से बुलाते हैं फ्रिक्शन लेयर, इसको फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं।
फ्रिक्शन मतलब घर्षण लेयर। ओके, इसको फ्रिक्शन लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए ट्रोपोस्फियर अर्थ के सबसे निचला लेयर है, अर्थ के पास वाला लेयर है। ओके, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे निचला लेयर या अर्थ सरफेस के सबसे पास वाला लेयर है। तो ये जो ट्रोपोस्फियर होता है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है किनके? माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ओके, तो जो ट्रोपोस्फियर होता है ये अर्थ सरफेस पे उपस्थित जो भी संरचनाएं हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, ओके, पर्वत, पठार, पहाड़, ये सब, कोई बिल्डिंग हो गया, ओके, या जहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, तो ये सब क्या करते हैं? ट्रोपोस्फियर में एयर के सर्कुलेशन में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं। ओके, इसीलिए ट्रोपोस्फियर को फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसके हाइट की। ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है, ये होती है 12 to 15 किलोमीटर। ओके, ऑन एन एवरेज ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई होती है 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला रहता है। ओके, लेकिन अगर हम पोल और इक्वेटर की अलग अलग बात करें तो पोल पे ट्रोपोस्फियर की हाइट 6 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। पोल पे ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है? 6 से 8 किलोमीटर। मिड लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, तो मिड लैटिट्यूड पे ट्रोपोस्फियर की हाइट 17 किलोमीटर होती है, 17 किलोमीटर। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट 18 किलोमीटर होती है। ट्रोपोस्फियर की हाइट ऑन एन एवरेज 12 to 15 किलोमीटर होती है, लेकिन अर्थ के अलग अलग रीजन में इक्वेटर पे, मिड लैटिट्यूड पे और पोल पे क्या होती है? ये अलग अलग होती है। ओके, फॉर एग्जांपल पोल पे इसकी हाइट 6 से 8 किलोमीटर होती है, मिड लैटिट्यूड पे 17 और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, ट्रोपोस्फियर की हाइट पोल पे 6 से 8 किलोमीटर क्यों होती है? या इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर पे 18 किलोमीटर या 18 किलोमीटर क्यों होती है? या ट्रोपोस्फियर की हाइट पोल पे कम या और इक्वेटर पे अधिक क्यों होती है? ट्रोपोस्फियर की हाइट पोल पे कम और इक्वेटर पे अधिक क्यों होती है? इसके तीन रीजन है। अगर हम रीजन की बात करें, कारण की बात करें कि क्या कारण है कि ट्रोपोस्फियर की हाइट पोल पे कम और इक्वेटर पे अधिक क्यों होती है, इसके तीन रीजन है। ओके, कौन कौन? पहली तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूरज से आने वाली जो रेडिएशन है वो, और तीसरा कन्वेक्टिव राइज ऑफ एयर। ये तीन रीजन है, ग्रेविटी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और कन्वेक्टिव राइज ऑफ एयर। कन्वेक्टिव राइज, एयर उठी, गर्म एयर ऊपर उठी, लो प्रेशर रीजन, फिर एक्सपेंड हुई, ऊपर जाने के बाद और प्रेशर कम, फिर एक्सपेंड हुई। इस तरह से प्रेशर के कम होने के बाद जब एयर एक्सपेंशन के साथ जब एयर एक्सपेंडेड होती जाती है और इस तरह से ऊपर बढ़ती जाती है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव राइज। क्लियर? तो ये तीन रीजन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों पोल पे ट्रोपोस्फियर की हाइट कम और इक्वेटर पे अधिक होती है। चलिए देखते हैं। चूंकि हम स्कूल डेज में एक फॉर्मूला पढ़े थे, हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि G = GME/m²।
r² अगर ग्रेविटी और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच में रिलेशन देखें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत कर्मानुपाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती हैं। ग्रेविटी और पृथ्वी की त्रिज्या ये दोनों एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती हैं। कहने का मतलब कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी तो ग्रेविटी का मान घटेगा। ओके, और अगर पृथ्वी की त्रिज्या घटेगी तो ये ग्रेविटी बढ़ेगी। क्लियर? अगर पृथ्वी की त्रिज्या घटेगी तो ग्रेविटी क्या होगी, ये बढ़ेगी। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, वो ये ध्रुवों पे कुछ चपटी है। ओके, तो ध्रुवों पे चपटी होने की वजह से क्या होता है कि जो पोलर रेडियस होता है, पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस से कुछ कम होता है। पृथ्वी की जो पोलर त्रिज्या होती है, ये वाली त्रिज्या, ये जो पोल की त्रिज्या है, ये इक्वेटर की त्रिज्या से कम होती है। ये 6356 किलोमीटर ये होती है, और जो इक्वेटर वाली जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, ये 6378 किलोमीटर होती है। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप देख लीजिए, जब पृथ्वी की त्रिज्या अधिक रहेगी तो ग्रेविटी कम होगी। ओके, जब पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होगी तो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत कर्मानुपाती है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जब त्रिज्या घटेगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो पोलर रेडियस है ये कम है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ग्रेविटी अधिक होगी, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये त्रिज्या क्योंकि अधिक है इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी। ओके, पोल की त्रिज्या कम होने की वजह से यहाँ पे ग्रेविटी अधिक, और इक्वेटर की त्रिज्या अधिक होने की वजह से यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी जब कम होती है तो ग्रेविटी की कम होने की वजह से जो एयर होती है वो टाइटली हेल्ड नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। तो जब ग्रेविटी कम लगेगी, आकर्षण बल कम लगेगा, तो गैसेस उतनी तेजी से पृथ्वी के सरफेस पे नहीं खींचे जा सकते हैं। और हम जानते हैं कि इक्वेटर की जो सोलर लाइट होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो वर्टिकल पड़ती है। वर्टिकल पड़ने की वजह से यहाँ पे सोलर लाइट इंटेंसिटी अधिक होती है। इंटेंसिटी अधिक होने की वजह से यहाँ पे गैसेस अधिक वार्म हो जाते हैं। तो जब यहाँ की गैसेस वार्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स भी कम है। दो रीजन यहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं। एक तो ग्रेविटी कम है, गैसेस, एयर के पार्ट के जो गैसेस है वो लूजली हेल्ड है। ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया, एयर वार्म हुई क्योंकि ग्रेविटी कम है, और यहाँ पे इंटेंस सोलर लाइट भी पड़ रहा है, इसीलिए ये क्या होती है, अधिक ऊंचाई पे चली जाती हैं। और लेकिन पोल पे क्या होता है, ग्रेविटी अधिक है। ओके, आकर्षण बल अधिक है, तो ग्रेविटी अधिक होने की वजह से वहां पे टाइटली हेल्ड है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होने की वजह से पोल पे जो एयर है, जो गैसेस है, वो लूजली हेल्ड नहीं है, वो टाइटली हेल्ड है। ओके, वहां से वो इजिली एस्केप नहीं कर सकते हैं, ऊंचाई पे नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट की इंटेंसिटी वो वर्टिकल नहीं पड़ती है, पोल पे तिरछी पड़ती है, सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है। दो रीजन यहाँ भी साथ साथ चल रहे हैं। एक तो सन की लाइट की इंटेंसिटी भी कम, गैसेस उतनी ज्यादा वार्म भी नहीं हो पाती हैं। जब वार्म नहीं होगी तो एक्सपेंड नहीं होगी, तो ऊपर नहीं जाएंगी, इसीलिए कम ऊंचाई। और चूंकि ग्रेविटी भी है, अगर थोड़ी बहुत ऊपर जाने की कोशिश भी करे तो ग्रेविटी का मान अधिक है, इसलिए वो अधिक हाइट अटेंड नहीं कर पाती हैं, गेन नहीं कर पाती हैं। इसीलिए पोल पे क्या होता है, पोल पे क्या होता है, ट्रोपोस्फियर की हाइट कम होती है और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट अधिक होती है। तो ट्रोपोस्फियर की हाइट वेरिएबल होने की जो रीजंस हैं, ग्रेविटी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और कन्वेक्टिव राइज, इनको तीनों को याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रोपोस्फियर की हाइट वेरिएबल होती है, पोल पे कम होती है, ट्रोपोस्फियर पे अधिक होती है।
तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा इसका रीजन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, तीनों रीजन इसके ग्रेविटी, ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और कन्वेक्टिव राइज। यहाँ पे कन्वेक्टिव राइज अधिक होता है, यहाँ पे कन्वेक्टिव राइज नहीं हो पाता है। क्लियर? क्योंकि सनलाइट वहां पे नहीं पहुंच पाती है। क्लियर? सो दिस इज द रीजन ऑफ वेरिएबल हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर की, तापमान की। ओके, हम जानते हैं कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, पृथ्वी पे अलग अलग जगह का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, औसत की बात करें, तो ये कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी जो एवरेज टेम्परेचर होता है पृथ्वी का, वो किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना रहे तब अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है पृथ्वी के लिए, वो ये है कि ये पृथ्वी का जो तापमान है उसको मेंटेन करती हैं। ये अलग बात है कि अब ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन अधिक बढ़ जाने की वजह से अब इसका तापमान और ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर का क्या पैटर्न है, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, लैप्स रेट। लैप्स रेट को हम अपने लेक्चर एनवायरमेंटल लैप्स रेट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लैप्स रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, rate of change of temperature with increase in altitude. ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई, समुद्र की सतह से। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान की दर में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं लैप्स रेट। ओके, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ या समुद्र की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में की दर में, तापमान किस दर से परिवर्तित होता है, यहां मैंने यूज किया वर्ड परिवर्तित होता है, चेंज होता है। तो चेंज होने का मतलब ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ओके, तो जब एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब उसको बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। और जब एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है तब उसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। ओके, तो लैप्स रेट यहाँ पे दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव लैप्स रेट और नेगेटिव लैप्स रेट। ओके, तो हमको यहाँ पे ये जानना है कि ट्रोपोस्फियर में लैप्स रेट कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटने लगे। ओके, तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है। ये ऊंचाई है। ओके, ये क्या है? ऊंचाई है। और ये क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पे दो स्केल है, ये टेम्परेचर का स्केल और ये एल्टीट्यूड का स्केल। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस टू -56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट गया। ओके, इसलिए ट्रोपोस्फियर में कैसा लैप्स रेट पाया जाएगा? पॉजिटिव लैप्स रेट। ट्रोपोस्फियर में पॉजिटिव लैप्स रेट पाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज,
ट्रोपोस्फेयर में पॉजिटिव लैप्स रेट क्यों पाया जाता है, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटने क्यों लगता है, टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है। चलिए इसको भी देखते हैं। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, देखिए ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे अधिक होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रेविटी घटती जाती है। ओके, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपने स्कूल डेज में ये भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई, ओके, ऊंचाई या गहराई दोनों के बढ़ने के साथ साथ जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, चाहे तो आप पृथ्वी की सतह से ऊपर चलते जाएं या पृथ्वी की सतह से गहराई में बढ़ते जाएं, दोनों कंडीशन में ग्रेविटी घटने लगती है। इसीलिए पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, ग्रेविटी घटने लगती है। ओके, लेकिन अर्थ सरफेस की ग्रेविटी ज्यादा होती है और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते ग्रेविटी कम होती जाती है। इसीलिए गैसेस क्या होती हैं, मैक्सिमम लोअर हाइट में ही कंसंट्रेटेड रहती हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर भी, इसीलिए टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटने लगता है, ये भी डिक्रीज होने लगता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में आप कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो घटने लगती है। इसीलिए टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ट्रोपोस्फियर में घटने लगता है। ओके, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम गैसेस जो होती हैं पृथ्वी पे वो 5.5 किलोमीटर पे ही पाई जाती हैं। इस ऊंचाई पे आते आते गैसेस 50% कम हो जाती हैं, 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे आते आते। ओके, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते जो गैसेस होती हैं वो 90% कम हो जाती हैं। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते थे गैसेस 99.9% कम हो जाती हैं। ओके, और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते गैसेस बहुत ही कम हो जाती हैं। इसीलिए ट्रोपोस्फियर में एटलीस्ट 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर घटने लगता है, क्योंकि गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होने लगती है। डेंसिटी क्यों कम होती है, क्योंकि ग्रेविटी का मान, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ये भी कम होने लगता है। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटने लगता है। ट्रोपोस्फेयर की लैप्स रेट से ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कि जो ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट होता है, ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट ये पोल पे कम होता है और इक्वेटर पे अधिक होता है। ओके, ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट पोल पे कम होता है और इक्वेटर पे अधिक होता है। मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। जो ये लैप्स रेट है, ओके, एवरेज, जिसमें मैंने बताया है कि लैप्स रेट कहां से कहां तक कम हो रहा है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो ट्रोपोस्फियर में कितना कम हुआ, 56 डिग्री सेल्सियस। ट्रोपोस्फियर पोल पे भी है और इक्वेटर पे भी है। ओके, तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि जो ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट है ये पोल पे कम होता है, मतलब टेम्परेचर वहां पे कम डिक्रीज होता है, और इक्वेटर पे अधिक डिक्रीज होता है। क्यों? दिस इज आर सरफेस, मान लीजिए ये आर सरफेस है, ओके। प्रीवियस डायग्राम आपको अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्योंकि पोल पे ट्रोपोस्फियर की हाइट कम थी,
6 से 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट अधिक थी, लगभग 18 किलोमीटर। ओके, तो टेम्परेचर पोल पे ये जो ट्रोपोस्फियर है कहाँ तक घटेगा? सिर्फ मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक न घटेगा। ओके, टेम्परेचर यहाँ पोल पे सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही घटेगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ तक घटेगा? 18 किलोमीटर तक घटेगा। ओके, और जो लैप्स रेट होता है वो कितना होता है? ऑन एन एवरेज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो जो टेम्परेचर होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से कम होगा। 10 पे चले गए तो इसी रेट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई है ट्रोपोस्फेयर की, और यहाँ पे 8 ही किलोमीटर की ऊंचाई है मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसीलिए 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ओके, और यहाँ पे सिर्फ 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट इक्वेटोरियल रीजन में अधिक होता है और पोलर रीजन में कम होता है, या पोल पे ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट कम होता है और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट अधिक होता है। ट्रोपोस्फियर में हमारे एटमॉस्फेयर का 70 to 90% जो गैसेस होती हैं ये ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। 70 to 90% ऑफ द गैसेस आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। 70 to 90% गैसेस, हमारे एटमॉस्फियर का 70 to 90% गैसेस वो ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती हैं। यहाँ तक कि 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर की जितनी भी गैसेस हैं उसका 50% गैस इस हाइट तक पाया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी सारी गैसेस हैं उन सभी गैसेस का 50% गैसेस सिर्फ 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ओके, 50% पूरे एटमॉस्फेयर का वेट 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और हम 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर हम बात करें तो 70 to 90% गैसेस यहाँ पे पाई जाती हैं पूरे एटमॉस्फेयर की। ओके, एक बात और, अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो 90% जो वाटर वेपर होता है, 90% वाटर वेपर ये 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। 6 से 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। एक बार ध्यान सुन लीजिए, जो भी वाटर वेपर है ट्रोपोस्फियर में उसका 90% वाटर वेपर कहाँ तक पाया जाता है? 6 to 8 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी है? 12 से 15। ओके, 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही 90% वाटर वेपर पाया जाता है। इसीलिए जितने भी क्लाउड्स हैं, जितने भी बादल हैं, वो जितनी भी प्रेसिपिटेशन वाले बादल हैं, बारिश करने वाले बादल हैं, वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं।